देखिए, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है और शायद सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक ही समुदाय को समझ में आ रहा है, वो किसान को आ रहा है, जो इन सर्द रातों में साफ देख पा रहे हैं सरकार की मंशा को। अब वो समिति कहाँ रह गई? 3 में से एक सदस्य ने, 4 में से एक सदस्य ने अपने को विड्रॉ कर लिया। बाकी 3 सदस्यों पर भी बहुत बड़ा नैतिक दबाव है। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार वार्तालाप चाहती है क्या, रिजॉल्व करना भी चाहती है या नहीं, या सरकार ने किसी से करार कर लिया है। अब उस करार की शर्तों में आप इस कदर बंधे हुए हैं कि आपको अपना खेतीहर समाज और किसान नहीं दिख रहे हैं। ये डिलीमा किसानों का नहीं है, सरकार को अपने इस डिलीमा से निकलना है, इस दुविधा से निकलना है। और मैं समझता हूं कि अगर फौरी तौर पे नहीं निकले तो आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें आएंगी। तो जो कल बैठक, पहली बैठक की, तो आपको नाउम्मीदी है, उससे कुछ नहीं निकलेगा? देखिए, मैं तोमर साहब का बयान सुन रहा हूँ, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी। वो कहते हैं कि रिपील के अलावा कुछ बताइए। क्या बताने को रह गया? आप कहते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत होगी। साहब, आईना देखिए, आपने क्लॉज बाय क्लॉज तो हम लोगों को सदन में इजाजत नहीं दी, और कैसे पास करवाया आपने। तो वो संदेश नहीं गया है क्या किसानों तक? मैं बार बार दोहराता हूं कि इतिहास में लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी कब काफूर हो जाती है पता भी नहीं चलता है। मैंने इससे बड़ी बड़ी मेजॉरिटी देखी है, और इतिहास के पन्नों में उनके लिए 2 लाइन भी नहीं लिखा गया। मैं समझता हूं सरकार को ये हमेशा याद रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता अधिकारी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैंने देखा आज कि उन्होंने कहा कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर के अलावा। जाहिर तौर पर मैं एक तरह से, अगर आप देखिए, आप असहमत हो सहमत हो, लेकिन ये हर कोई मानता है कि ममता बनर्जी जी के अंदर एक फाइट बैक की अद्भुत क्षमता है। और कम लोग बचे हैं, जैसे हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष या लालू जी, जिन्होंने आंख तक नहीं दबाई इस दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के समक्ष। तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बंगाल चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जो लोग मुगालते में हैं दिल्ली बैठ करके, जिनको ना ईश्वरचंद विद्यासागर और रविन्द्रनाथ टैगोर का अंतर नहीं पता है, तो उन व्यक्तियों को तो मैं समझता हूं कि बंगाल जरूर सबक सिखाएगा। लेकिन उसी तेवर में यहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मैं मानता हूं कि शुभेंदु जी की स्क्रिप्ट इन दिनों खुद नहीं लिख पा रहे हैं। वो बीजेपी में नए नए गए हैं, और नए कन्वर्ट की एक खास बात होती है। नया कन्वर्ट, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नया कन्वर्ट ओवर डू करता है किसी भी चीज में, देखा जाए। एक बनर्जी पूरी तरह से बांग्लादेशी हो गई हैं, वो इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रही हैं। चुनाव हारने के बाद एक तरीके से वो बांग्लादेश की शरण में होंगी। जिस किसी महापुरुष ने ये कहा, शायद वो भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में नहीं जानते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी तारीफ की है बांग्लादेश के प्रीमियर की और बांग्लादेश हिंदुस्तान के रिश्तों की। वो टर्माइट वाले लोग जो थे ना, अब उनके बयान खारिज हो गया है। अभी आवागमन को भी सुचारू बनाने की बात हो रही है। तो मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ग्लोबली और वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया में इस प्रकार के बयानों का क्या अर्थ जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है कि वो डिप्लोमेटिकली जो भी कोशिश करते हैं उसमें सेंध लगाने वाले उनके ही लोग हैं। प्रधानमंत्री जी को यह समझना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले लोग नहीं है ये। विपक्ष से ज्यादा ही ऐसे लोग आपके दुश्मन हैं। पॉलिटिकली हरीश रावत ने बात कही कि बीजेपी जब पंचायत का चुनाव भी लड़ती है तो चेहरा नरेंद्र मोदी होता है। बीजेपी ऐसा ना करे और जो विपक्ष का चेहरा होता है लेवल का, उस चेहरे के भरोसे चुनाव लड़े। इस बयान की कितने महत्व है राजनीति? देखिए, मैं मानता हूं कि इस तरह के बयान को मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास विकल्पहीनता है। यकीन मानिए, मैं बार बार कह रहा हूं, यह विकल्पहीनता है। बिहार का चुनाव एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देख रहा हूं। जब दिन के 12 बजे तक हम लीड कर रहे थे तो सिर्फ नीतीश जी का चेहरा दिखाया जा रहा था हारते हुए। 5 बजे के बाद जब लो मार्जिन सीटें झोली में गिराई गई बीजेपी और जेडीयू के, तो मोदी जी का चेहरा लाया गया। तो ये एक पूरा का पूरा इस व्याकरण को समझना जरूरी है। हार गए तो रीजनल कोई, जीत गए तो मोदी जी। इस दुविधा को भी बीजेपी को खत्म करना होगा, क्योंकि लोग बहुत तेजी से इस चीज को अब समझ रहे हैं, इस व्याकरण को समझ रहे हैं, इस समीकरण को समझ रहे हैं। एक खबर आज भी फिल्म अपने स्क्रिप्ट, लिरिक्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग के लिए जानी जाती थी।
आजकल फिल्मों का नाता अजीब तरीके से विवादों से हो जाता है। क्या यह जायज है, कितना जायज है जो अमेजन से लेकर और तांडव के निर्माता निर्देशक तक को कानूनी? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहूं, मैंने वो पूरी वेब सीरीज देखी है। अगर मैं क्रिटिक होता तो 10 में 2 अंक भी नहीं देता इस वेब सीरीज को। चाहे डायरेक्शन का मसला हो, स्टोरी लाइन का मसला हो, कास्ट का मसला हो, सिनेमाटोग्राफी का मसला हो, इवन फोटोग्राफी का मसला हो, इन सारे मुद्दों पर मैं 10 में 2 नहीं दूंगा। लेकिन बावजूद इसके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल धर्म और मजहब इतनी जल्दी खतरे में क्यों आ जाता है। जिन लोगों ने सृष्टि की रचना की, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, यहोवा कहते हैं, जीसस कहते हैं, ये सारे इतने कमजोर लोग नहीं थे। आप क्या बना रहे हैं? और मैं तो बार बार आपसे मैंने कहा है कि अगर कबीर आज पृथ्वी पे वापस आ जाए, काउंटर फैक्चुअली इमेजिन करिए, और एक वेब सीरीज बनाए अपने दोहों पर, कबीर का क्या होगा? कबीर पर भी मुकदमा होगा ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के मुजफ्फरपुर। ये अपने आप में हमारी साझी सोच, समग्र चिंतन पर एक ऐसी टिप्पणी है कि हम सबको आईना देखना चाहिए। लेकिन सर, आप खुद कहते हैं जिस चाहिए उस पर आपका 2 मार्क्स नहीं होगा, तो क्या लगता है कि फिल्म बाकी रास्ते से अपनी प्रसिद्धि हासिल करना चाहती है जिस पर लोगों को ऐतराज होता है? देखिए, मेरा सीधा मानना है, सीता के दृष्टिकोण से भी रामायण की रचना हुई। उस दृष्टिकोण को अगर आज मैं रख दूं सामने में लोगों के, चुभ जाएगी बहुत लोगों को ये बात। लेकिन हमारा मुल्क विशाल हृदय का मुल्क था, हमारी समझ विशाल हृदय की थी, महासागर। मैंने कहा ना, कबीर का सिर्फ एक दोहा मैं कहूं, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट का है नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर ही खतना का है न कराए। आज तो दोनों धर्म नाराज हो जाएंगे मुझसे क्या, कबीर से। कबीर पे मुकदमा होगा कि उनको कब्र से निकालो जहां कहीं है। ये अपने आप में किसी भी सभ्यता के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है।